हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज टॉक। नॉलेज टॉक में आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 की। पिछले वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 को डील किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइम मैनेजमेंट में जो रियल चैलेंज होता है वो टाइम को मैनेज करने का नहीं होता है, बल्कि अपने आप को मैनेज करने का होता है। हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखा था, जिसमें मोंटी नाम का एक आदमी रहता है, जिसको महीने के अंत तक यानी 1 महीने के अंदर 30,000 रुपये की ज़रूरत है। कभी खुद की वजह से, कभी दूसरों की वजह से, और कभी कुछ ऐसे फैक्टर की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं था, वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया था, जिसके कि 4 क्वाड्रेंट थे, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों क्वाड्रेंट को हम लोगों ने वास्तु के 4 कोण से कंपेयर किया था, और 2 क्वाड्रेंट को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग रेस्ट ऑफ द 2 क्वाड्रेंट्स जो हैं, यानी कि क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 में एक बात कॉमन थी कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट था। क्वाड्रेंट 3 एंड 4 में भी एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वाड्रेंट 3 ऐसी एक्टिविटी जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्वाड्रेंट 4 में ऐसी एक्टिविटी जो कि न तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। तो क्वाड्रेंट 3 की बात पहले करते हैं हम लोग। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिएक्ट करते हैं अर्जेंट चीज़ों पे, जो कि हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन दरअसल ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, बल्कि ये किसी दूसरे की प्रायोरिटी या एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमें इम्पॉर्टेंट लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम लोगों को विलिंगली या अनविलिंगली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर चॉइस दिया जाए तो शायद हम इस चीज़ को चूज़ ना करें, कोई इनिशिएटिव लेके हम इस तरह की एक्टिविटी ना करें, बट कभी पीयर प्रेशर, कभी फैमिली, कभी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब ऐसी एक्टिविटी है क्या? पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक ट्रेडिशन रहा है टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी का। कुछ तो हमारा अपना ट्रेडिशन है, कुछ अंग्रेज लोग हम लोगों को गलत सलत चीज़ सिखा के चले गए, जिसको कि हम लोग कैरी कर रहे हैं अभी तक। टाइम कंज्यूमिंग हर एक्टिविटी हमारे यहाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिल्म हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो अदर कंट्रीज़ में पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बेसबॉल, इस तरह की चीज़ें पॉपुलर है, जिसमें कि हार्डली 2 to 3 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी इतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो स्पेक्टेटर होते हैं यानी कि दर्शक होते हैं उनका भी उतना ही टाइम जाता है। हमारे यहाँ क्या पॉपुलर है? टेस्ट मैच क्रिकेट, 5 दिनों तक ये गेम चलता है। उसी तरह से जब मैं फिल्म देखता था बचपन में, तो हॉलीवुड की मूवी 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाती थी, और हमारे यहाँ अपनी बॉलीवुड की मूवी 3 आवर्स 4 आवर्स में ख़त्म होती थी।
अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो दूसरे कंट्री में लिमिटेड नंबर ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं। हमारे यहाँ सीरीज ऑफ फेस्टिवल है, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, दैट टू बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल का। ईस्टर्न इंडिया में आप दशहरा दुर्गा पूजा को ले लीजिए, या फिर नॉर्दर्न इंडिया में दिवाली ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र और सर्टेन साउदर्न स्टेट्स में आप गणेश चतुर्थी ले लीजिए। पूरे 8 to 10 डेज का सेलिब्रेशन होता है, जिसमें कि आपको विलिंगली या अनविलिंगली पार्टिसिपेट करना ही करना है। आप भले ही पूजा जल्दी से ख़त्म कर दें, लेकिन चारों तरफ माहौल ऐसा होता है कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। अगर हम शादी की बात करें तो दूसरे कंट्रीज़ में एक सिंपल सी सेरेमनी होती है, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं और शादी हो जाती है। हमारे यहाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, 1-2 महीने तक ये प्रोग्राम चलता है। अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाया जाता है और लव मैरिज को अरेंज किया जाता है। फिर दुनिया की जितनी भी रस्में हैं, जितना भी रिचुअल है, वो सारा कुछ होता है। वो चाहे रीजनल जो रिचुअल है, रीति रिवाज है, उससे भी शादी होती है। फिल्म में या सीरियल में जितनी चीज़ें दिखाई हो जाती है, उस चीज़ को भी हम लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ दुनिया के किसी कोने में अगर शादी की कोई रस्म है तो उसको हम पूरा करते हैं। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी भी होता है, इंगेजमेंट भी होता है, शगन भी होता है, हल्दी भी होता है, मेहंदी भी होगा, फिर 7 फेरे भी लगेंगे, वरमाला। इतना ही नहीं, हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज कहीं भी आप चल जाएं, गांव, कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह पे बर्थडे का बहुत ही धूम है। बर्थडे मेरे ख्याल में मनाना वहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है जहाँ पे कि लोग कम हो। वहाँ पे अगर आप पैदा हुए हैं, वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वहाँ के लिए। हमारे यहाँ तो बस लोग ही लोग हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ रहती है, और आबादी की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी। इसके बावजूद हमारा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड के 197 कंट्रीज में 142 रैंक। तो फिर सेलिब्रेशन किस बात? हालत तो ये है कि पूरे यूरोप का पॉपुलेशन 74 करोड़, हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन चाहिए, आटा, दाल, गेहूँ। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ पे जिस चीज़ की कमी हो और वो चीज़ अगर हमने अचीव किया है, तब तो सेलिब्रेशन बनता है। जैसे कहीं पे अगर सूखा पड़ा हो तो हम लोग बारिश की दुआ करते हैं, काले मेघा पानी रे बरसा करते हैं, और फिर जब बारिश हो जाती है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ पे कोई काले मेघा करता है क्या? तो हम लोग अगर एक ऐसी कंट्री में जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह भी ज़्यादा आबादी ही है, तो इस आबादी के होने को क्यों सेलिब्रेट करें? इसका क्या सेंस बनता है? इतना ही नहीं, शादी की बात तो हमने बताई ही, कितना लेंथी प्रोसेस है। हम लोग मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं, जो कि टोटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कंट्री में मैरिज हाईली अनस्टेबल है। कोई मैरिज 2 महीने तक लास्ट करती है, कोई 4 महीने तक, कोई 8 महीने तक, और अगर पूरे साल तक एक कपल रह लिया तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। इसीलिए लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। 2 साल रह लिया तो और बड़ा सा सेलिब्रेशन, क्योंकि ये चीज़ रेयर होता है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता है।
और एक जन्म में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स तो साथ में रहते ही हैं मैरिड कपल। तो एक जन्म में 50 साल और 7 जन्म यानी कि पूरे 350 साल का साथ है। तो फिर एक साल पूरा होने पे किस तरह का सेलिब्रेशन, वो समझ से परे की बात। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर डे भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। ये तो टोटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में मदर्स डे और फादर्स डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बच्चे एडल्ट होने के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहते, और जब तक वो साथ रहते हैं चाइल्डहुड में, तो इस बीच में माँ और बाप का 2-3 ब्याह हो गया रहता है, 2-3 शादी हो गई रहती है। तो कौन किसके साथ रह रहा है ये पता नहीं चलता। तो इसीलिए मदर्स डे और फादर्स डे इसलिए मनाते हैं वो लोग कि अपने बायोलॉजिकल मदर या फादर के साथ एक दिन टाइम स्पेंड कर सकें और उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें। सेम चीज़ है ब्रदर्स डे और सिस्टर डे के साथ। लेकिन हम लोग तो हम साथ साथ हैं वाली बात, सब लोग एक साथ रहते हैं। फिर इस तरह के सेलिब्रेशन का मतलब क्या? इतना ही नहीं, हम लोग फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, आइसक्रीम डे, पॉपकॉर्न डे सब मनाते हैं विदाउट नोइंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ दीज यूजलेस डेज। और इन सारी एक्टिविटी में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट करें, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको अनसोशल माना जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप बहुत होशियार बन रहे हैं या फिर किसी के इमोशन को नहीं समझ रहे हैं। इस तरह का आपके ऊपर लेवल लगाया जाएगा। ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा वक्त है और वो सेलिब्रेशन करना भी चाहते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके घर में आपके बच्चों का एग्ज़ाम है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, इस बात को भी लोग नहीं समझेंगे। और अगर इन सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो इस चीज़ को बिल्कुल दिल में लगा देते हैं। तो विलिंगली या अनविलिंगली हम ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं और इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि हम लोगों का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्टर्ब होता है। क्वाड्रेंट 4 में ऐसी एक्टिविटी आती है जो ना तो इम्पॉर्टेंट होता है ना ही अर्जेंट होता है। इस तरह के लोग को लगता है कि सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। ये एक तरह से नल्ले निठल्ले टाइप के लोग होते हैं, यानी कि भाभी जी वाले सीरियल का विभूति भैया जैसे लोग। इनकी न तो कोई प्लानिंग है, नहीं कोई मंजिल है, नहीं कुछ एम है लाइफ में, नहीं कुछ करना है लाइफ में। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट डेटा जो हमारे कंट्री में है वो इस तरह के लोग ही कंज्यूम करते हैं, दैट टू विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। और ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है, बचपन में ही शुरू हो जाता है। माँ बाप जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं जिसमें कि बच्चे इंगेज रहें। धीरे धीरे उनको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, पहले कार्टून, फिर गेम्स, और कई सारे गेम्स तो इतने डेंजरस हैं कि बच्चों की जान तक चली जाती है। और जब ये बच्चे टीनेज में आते हैं तो उनको इंडिविजुअल फ़ोन दे दिया जाता है, फिर तो इसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो शुरू हो जाता है सिलसिला सेल्फी और रील बनाने का, फिर फ्रेंड्स के साथ चैटिंग, गॉसिपिंग, क्योंकि इन लोगों में उतनी मैच्योरिटी तो होती नहीं है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़, और ये लोग तो इतने शातिर होते हैं कि कई बार अपने फ्रेंड का नाम रियल नेम से सेव भी नहीं करते हैं,
अब सपोज कीजिए कि बंटी और बबली दो फ्रेंड हैं, तो बंटी के मोबाइल में बबली का नाम बबली के नाम से सेव नहीं होगा, वो बबलू के नाम से सेव होगा। दूसरी तरफ बबली के मोबाइल में बंटी का नाम बंटी के नाम से सेव नहीं होगा, बल्कि किसी आंटी के नाम से सेव होगा। उन लोगों को लगता है कि वो पेरेंट को फूल कर पाएंगे, लेकिन पेरेंट भी तो सब कुछ समझते हैं। ये सब जो पेरेंट आज की डेट में जो पेरेंट बने हैं, अपने समय में इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। उस टाइम का फॉर्मेट अलग था, टेक्नोलॉजी अलग थी, लेकिन साइकोलॉजी तो वही थी। इतना ही नहीं, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ लोग सोते और जगते हैं इंडियन टाइम से नहीं, बल्कि इंग्लैंड के टाइम से। रात में नींद नहीं आती। क्या इनको किसी तरह का स्ट्रेस है? क्या इनको इन्फ्लेशन की चिंता है? क्या ये रात में डाउ जोन्स और नैस्डैक को ट्रैक करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये रात में जग के एक वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। गूगल से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से टेलीग्राम, टेलीग्राम से ट्विटर, ट्विटर से यूट्यूब, यूट्यूब से फिर गूगल। यही इसकी दुनिया है। और जब हम इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है, जिससे हम लोगों को टेम्पररी सेंस ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है, वो इस चीज़ को समझ के आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेगा जो कि आपके टेस्ट से मैच करता है। आप जिस तरह का चीज़ एक बार सर्च करेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट वो प्रोवाइड करना शुरू करता है, जिसकी कि कोई लिमिट नहीं होती है। फिर हम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, इस तरह से वर्चुअल टूर करते रहते हैं रात में। फिर जब आंखें थक जाती है, शरीर काम करना बंद करता है, तब हम सोते हैं। और सुबह में जब इंडिया में सवेरा होता है तब नहीं जगते, जब इंग्लैंड में सवेरा होता है उस टाइम से जगते हैं। इसका नशा हर तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लोग, वर्किंग लोग, स्टूडेंट्स, सबको इसका नशा होता है। जिसको भी मौका लगता है वो इस दुनिया में खो जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल ही अनसोशल हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। वो हर चीज़ को अपडेट करते हैं, मिनट मिनट पे अपडेट करते हैं। साथ ही साथ दूसरों ने क्या अपडेट किया उसको भी ट्रैक करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंड कर रहा है वो मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क से ज़्यादा पता है। कई लोग, होनहार लोग, इस चीज़ के ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों, 10-15 दिनों पहले एक न्यूज़ आया था, अमरीश मूर्ति करके एक पर्सन थे जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी पेपरफ्राई.com के CEO और को-फाउंडर। उनको इन्हीं तरह का एडवेंचर का शौक था। वो गए लेह लद्दाख, और उनको एडवेंचर का शौक था, इसलिए वो बाइक से गए वहाँ पे, जहाँ पे कि ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है। और वहाँ पे उनको
इसी वजह से हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर कर गए। और एक्सपायर करने से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ब्लॉग पे लिखा, फिर फोटोग्राफ और रील भी शेयर किया। ये किस तरह का पागलपन है? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? और इस चपेट में हर तरह के लोग आ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये सारी एक्टिविटी सिर्फ ऑनलाइन ही होती है, तो ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन एक्टिविटी जो हमारा ट्रेडिशनल टाइम स्पेंड करने का ज़रिया था, वो भी कंटिन्यूड है। अभी भी आप कहीं गांव कस्बे में जाएं या शहर में जाएं, तो वो ताऊ जी पीपल के छांव के नीचे या फिर पार्क में वो ताश के पत्ते फेंटते हुए मिल जाएंगे। और शाम में फिर महफिल जगती है। फिर तो जो बाइडेन से लेके पुतिन, जेलेंस्की, फिर शाहबाज इमरान से लेके गांव के सरपंच तक सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। और फिर गांव या मोहल्ले की बहू बेटियों के सारी एक्टिविटी का अपडेट होता है। और फिर जो रूखी सूखी उन्हें मिलता है घर पे, वो खा के सो जाते हैं। फिर सुबह में कोयल के बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब लोग, बाकी के लोग जो हैं, वो तो फिर इंग्लैंड के टाइम से जगते हैं। तो ये एक्टिविटी है जो कि ऑफलाइन है, सिर्फ बड़े बुजुर्गों के साथ ही नहीं, जो यंगस्टर होते हैं इनके अंदर तो और ज़्यादा एनर्जी होती है। ये जो एक्टिविटी है वो 11-12 के बाद जनरली शुरू हो जाता है। फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में ये और ज़्यादा जोर पकड़ता है। ये बच्चे हर जगह पे, मॉल में, फिर पार्क में आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे चेज मास्टर होते हैं। जैसे हमारी टीम में, क्रिकेट की टीम में धोनी या विराट को चेज मास्टर बोला जाता है, उसी तरह से ये बच्चे भी टारगेट चेज करते हैं। कहाँ पे? क्रिकेट पिच पे नहीं, ये रोड पे अपना टारगेट चेज करते हैं। कभी स्कूटर से, कभी बाइक से, कभी कार से। टारगेट तो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, लेकिन इस चक्कर में हाथ पैर जरूर तुड़वा देते हैं। कभी कभी ये सोशल सर्विस भी करते हैं। महिला महाविद्यालय के आगे खड़े होके महिलाओं की हेल्प करते हैं। और उधर से अगर कोई दूसरा पावरफुल सोशल वर्कर आ जाता है तो इसकी भी सर्विसिंग कर देता है। बाद में फिर वो डेंटिंग पेंटिंग करा के घर लौटते हैं। इस कैटेगरी में एक और ग्रुप है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है ऐसी महिला जो घर पे रहती है। जो वर्किंग वुमेन है वो तो फिर भी इंगेज रहती है, उनको तो वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन जो घर पे रहती है, हाउसवाइफ्स, उनको टाइम गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है। घर का कोई काम करेंगे नहीं, इसमें वो इंसल्टेड फील करती है। फिर दिन भर वो कैलोरी का इनटेक करती है, हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं। कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी पास्ता। और पूरे दिन कैलोरी इनटेक करने के बाद वो दूसरे दिन या तो डाइट करते हैं या फिर जिम जाके वेट लूज करते हैं। शाम का वक्त इनका मुश्किल से गुजरता है। वो तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे कौन सी बर्थडे पार्टी रहे या एनिवर्सरी किसी की हो या कोई इस तरह का फंक्शन हो जहाँ पे कि हम अपने आप को एंगेज कर सकें। और अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर किट्टी पार्टी तो है ही। और किट्टी पार्टी के साथ एक ख़ास बात होती है कि सास और बहू की किट्टी पार्टी अलग अलग होती है, क्योंकि एक साथ अगर पार्टी होगी तो ये लोग खुल के एक दूसरे की तारीफ नहीं कर पाएंगे। तो सास की जो किट्टी पार्टी होती है उसमें थोड़ी एनर्जी कम होती है, थोड़ा बोरिंग टाइप का वो पार्टी होती है।
उनका बस वन पॉइंट एजेंडा होता है, बहू की तारीफ़ करना, और जब तारीफ़ करते करते वो थक जाती हैं तो फिर घर जाके बीपी और शुगर की दवा खा के सो जाती हैं। बहू की किट्टी पार्टी में बहुत एनर्जी होती है, पीना होता है, वैरायटी ऑफ फूड्स, फिर गॉसिप शुरू होता है, किसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, फिर मेकअप पे बात होती है, फिर क्रिकेटर, मॉडल, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब पे चर्चा होती है। शिल्पा शेट्टी अभी तक इतना मेंटेन क्यों है, शाहरुख खान अभी तक हॉट क्यों है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उसी को अफेक्ट नहीं करता है बल्कि रेस्ट ऑफ द लोगों को भी अफेक्ट करता है। और अगर हम इन सारी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली निगोशिएट कर सकें तो हम टाइम मैनेजमेंट का जो एसेंस है, जो उसका मोटिव है, उस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं इजीली। वैसे तो जितनी सारी बातों का हमने डिस्कशन किया, टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ भी आता है वो इस डिस्कशन में इंक्लूड हो गया। लेकिन जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो लोग अक्सर बोलते हैं कि आपने कुछ टिप्स तो दिया ही नहीं टाइम मैनेजमेंट का। तो चलिए मैं फटाफट आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि अपनी प्रायोरिटी का आप एक लिस्ट बनाइए और ये समझिए कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है, और जो चीज़ें टॉप प्रायोरिटी की है उसको पहले कीजिए। इसके लिए आपको जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं कोलैटरल डैमेज, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करने के लिए कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेक्रीफाइस करना। जैसे वॉर में भी होता है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो अपने टारगेट को अचीव करने के प्रोसेस में कुछ सिविलियंस की भी जान जाती है। इसी को कोलैटरल डैमेज कहते हैं। वैसे कोलैटरल डैमेज करके एक मूवी भी आई थी, 2002 में ही आई थी मूवी, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हीरो हैं। ये फिल्म बेसिकली इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर थी, जिसमें कि हीरो की फैमिली यानी कि उसकी वाइफ और उनके बच्चे मारे जाते हैं टेररिस्ट अटैक में, फिर बाद में वो जाके कोलंबिया में बदला लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप की जो टॉप प्रायोरिटी है उसको अचीव करने में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पसंद तो है लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, उसको आपको सेक्रीफाइस करना होगा। दूसरी बात क्या है कि नो करना आपको सीखना पड़ेगा। लर्न टू से नो। कई बार हम नो तो कर ही नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि कहीं पे हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, कहीं शोरूम में जाते हैं और वहाँ की सेल्स गर्ल या फिर सेल्समैन अगर हमको कन्विंस करता है, कोई भी चीज़ दिखाता है, तो फिर लगता है कि चलो कुछ खरीद ही लेते हैं, इसको नो कैसे किया जाए, शोरूम के अंदर आ गए। तो रियल लाइफ में नो करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब आप नो करते हैं तो आपका लैंग्वेज पोलाइट होना चाहिए, कन्विंस करने की कैपेसिटी होना चाहिए दूसरे को। आपको इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये बात दूसरे को कन्विंस करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज अननेसेसरली वो आपकी बात का बुरा मान जाएंगे। तो आपको नो करने की आदत डालनी ही होगी अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं तो। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हमेशा नो करते हैं। अगर हम किसी लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ को येस करते हैं तो हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नो करते हैं।
अगर हम किसी दूसरे को यस करते हैं तो किसी अपने को हम नो करते हैं। तो नो हम कर ही रहे हैं, तो याद ये रहे कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को यस कहें और लेस इम्पोर्टेंट चीज़ को नो कहें। तीसरी बात है कि आप अपना शेड्यूल खुद बनाइए अपनी सुविधा के हिसाब से, और कोई भी प्लानिंग टूल है वो आपका सर्वेंट होना चाहिए, आपका मास्टर नहीं होना चाहिए। लोग सजेशन देते हैं कि ये शेड्यूल बना लो, सुबह में 5 बजे उठ जाओ, रात में 10 बजे सो जाओ। ये आपको सूट कर भी सकता है, सूट नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग बनाई है तो वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बनेगा, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से बनेगा, और वो आपके लिए काम भी करेगा। लेकिन दूसरे अगर कुछ रेडीमेड आपको शेड्यूल देते हैं या प्लानर देते हैं तो इट मे और मे नॉट सूट यू। तीसरी बात क्या है कि नेवर नेग्लेक्ट स्मॉल टाइम स्लॉट्स। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारा सिग्नल ग्रीन होगा तभी हम घर से निकलेंगे, वो कभी होने वाला नहीं है। टाइम आपको पैचेज में मिलेगा, स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स में मिलेगा, जिसको कि आपको यूटिलाइज करना होगा। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि उसके स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई लीजर पीरियड हो, भले ही वो 40 मिनट्स या 1 आवर का हो, लेकिन उसमें हम अक्सर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं, जबकि हम अगर चाहें तो कर सकते हैं। कोई छोटा काम तो हो ही जाएगा, कोई चीज़ हम रिवाइज कर सकते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर हमारे पास 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वक्त रहता है तो हम यूं ही गपशप में गुजार देते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हमको कुछ वर्कलोड कम हो। इस तरह की एक्टिविटी तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्मॉल टाइम स्लॉट अगर कहीं पे मिले तो उसको यूटिलाइज करना ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए। पांचवी बात ये है कि नेवर गेट अपसेट इफ़ यू मिस समथिंग वंस। अगर कभी किसी भी वजह से कोई चीज़ को मिस कर जाते हैं तो अक्सर हम लोग अपसेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा रिदम ब्रेक हो जाता है और हम आगे आने वाली चीज़ों को भी इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर कोई चीज़ मिस हो गया, जो कि मिस हो सकता है, किसी भी वजह से मिस हो सकता है, उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं है, तो इस वजह से भी कोई भी चीज़ मिस हो सकता है एक बार के लिए। लेकिन अगर उस चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो एक तरह से एक नए हैबिट की शुरुआत हो जाती है। ये बोला भी जाता है कि मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। इस सिलसिले में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये रिलेटेड है विक्टर ह्यूगो से। विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच ऑथर थे 19th सेंचुरी में, बहुत ही फेमस, वहाँ के सीनेटर भी थे। एक बार एक पब्लिशर से उनकी बात हुई कि 1 साल के अंदर उनको एक बुक पब्लिश करना है। दोनों में एग्रीमेंट हुआ, ऑथर एंड पब्लिशर में। विक्टर ह्यूगो उस 1 साल के वक्त को ऐसे ही गुजार दिए, कुछ अपना पर्सनल काम में, कुछ अपना फ्रेंड फैमिली के साथ इंगेजमेंट में, यानी कि उस बात को केयर नहीं किया कि मुझे 1 साल के अंदर वो बुक लिखना है जो कि पब्लिश होगी। इससे उसके पब्लिशर नाराज हो गए। तो फिर दोनों में बात हुई, एक एग्रीमेंट हुआ कि आपको विदिन 6 मंथ्स इस बुक को लिख के देना होगा और ये पब्लिश होगी 6 मंथ्स के बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये होने वाला टास्क नहीं था। तो विक्टर ह्यूगो ने एक यूनिक सा काम किया। उन्होंने क्या किया कि वो अपने आप को एक बड़े से चैम्बर में लॉक कर लिया और अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे जितने भी क्लोथ्स हैं वो सब तुम असेंबल करके और बाहर से मुझे लॉक कर दो। उनके पास एक
शॉल था, इसके अलावा कोई भी क्लोथ्स नहीं था। और जब उनके पास क्लोथ्स ही नहीं था तो बाहर जाने का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। और उस टाइम पे इस तरह का कोई इंटरनेट जैसी चीज़ भी नहीं थी जिससे कि घर के अंदर रहने के बाद भी डिस्ट्रैक्शन हो। तो टोटली वो कट ऑफ हो गए आउटर इन्वायरमेंट से, जिसका कि ये रिजल्ट हुआ कि 6 मंथ्स का जो डेडलाइन था वो 5 मंथ्स में ही पूरा हो गया। और वो एक एपिक बुक जिसको कि बोलते हैं हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम, वो पब्लिश हुई 1831। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार मिस कर गए तो ऐसा नहीं कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। हाँ, अगर उसकी आप फिक्र में लग गए और इस चीज़ को ये आपके दिमाग में प्ले होने लगा तो निश्चित रूप से बहुत सारा लॉस आपका होना है। अच्छी बात है, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट ऑन नंबर ऑफ आवर्स। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस काम करने में कितना वक्त लगेगा, ये काम अगर करें तो कितना वक्त लगेगा, यूपीएससी क्रैक करने में कितना आवर्स पढ़ना होगा, और जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए कितना आवर की पढ़ाई ज़रूरत होती है। ये इस सवाल का कोई ब्लैक एंड वाइट जवाब नहीं है। किसी भी विकिपीडिया में आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी देखिए, नंबर ऑफ आवर्स को काउंट मत कीजिए। नंबर ऑफ आवर्स, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है, फिर नंबर ऑफ आवर्स को क्या देखना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस ऑन द टॉप, यानी कि टॉप पे तो हमेशा स्पेस रहता है, वो जगह तो हमेशा खाली रहती है। तो अगर आपको लगता है कि इतने देर तक पढ़ाई की जिससे कि हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो हम टॉपर बनने की कोशिश करेंगे, और अगर लग रहा है कि टॉपर भी बन जाएंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए ट्राई करना चाहिए। यानी कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो सीधा सीधा यही सोचना चाहिए कि जब तक हमारा माइंड और बॉडी राइट कोऑर्डिनेशन में है तब तक काम करेंगे। अगर हम सोच के बैठे हैं कि 3 घंटे तक काम ये करना है और मन लग रहा है तो क्यों ना हम उसको 4 घंटे करें, क्यों ना 5 घंटे करें। हाँ, बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना। आत्मी चीज़ है कीप अ बैलेंस। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक बैलेंस होना चाहिए, जिससे जो प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं लाइफ में, जैसे आपका हेल्थ, आपकी फैमिली और आपका पर्सनल डेवलपमेंट, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आप तभी अचीव करेंगे जबकि आपके अंदर बैलेंस होगा। आप हाई प्रेशर का काम सर्टेन पीरियड तक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे और एक बैलेंस रखेंगे तो आप हर चीज़ को लाइफ में अचीव करेंगे। और अंतिम बात ये कि आप नोट डाउन कीजिए अपना हिट्स एंड मिसेस एट द एंड ऑफ द डे। क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया। और ये हिट्स एंड मिसेस को अगर आप एनालाइज करेंगे आफ्टर 2, 4, 5 डेज तो आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा उस अच्छे काम को कंटिन्यू करने का, और अगर मिस की तरफ आप फोकस करेंगे कि कितना मिस हमने किया तो ये आपको आइडिया देगा कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये 8 टिप्स हो गए जो कि आज के डिस्कशन में हम लोगों ने डील किया। तो टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।